लास्ट टाइम तक हमने वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन, तो वुलर ने किस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हमने कल कर ली थी। आज जो चीज़ हमने स्टार्ट करनी है ये है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बिल्कुल इजी सा है, कोई इसमें वो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं है। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के चंद एक फीचर्स, चंद एक खसूसियात। फीचर्स की जगह मैं भी वो वर्ड यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं, वो कहे राइट ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फिर भी इसमें कोई वो टेंशन वाली बात नहीं, आप फीचर्स ही लिखने हैं वहां पे भी। तो ये वाला टॉपिक अमूमन अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला टॉपिक नहीं आता। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद एक चीजें बताऊंगा, इन चीजों को पहले आपने जहन में रख लेना, बाद में हम इसकी एक्सप्लेनेशन यहीं पे बारी बारी करते जाएंगे। मैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो मैं सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूँ, ये वाली चीज मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका आपको भी पता है। ये वाली चीज हमारे पास क्या है, मीथेन। सही है। अब आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होगा। सही है, पहले नंबर पे ये बॉन्ड होगा, ये कोवलेंट होगा। कोवलेंट होने की वजह से ये वाले कंपाउंड, मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात हो रही, तो ये नॉन पोलर, ये वाला भी जो कंपाउंड है ये भी नॉन पोलर है। सही है। नॉन पोलर बताने का मकसद ये है कि ये हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। और एक और बात, जहां पे भी कोवलेंट बॉन्ड होगा, जहां पे भी किसी भी कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड आ जाए, आपने एक बात ध्यान में रखनी है, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। क्या होगा? स्लो होगा। और चंद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, मसलन हमारे पास प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी स्ट्रक्चर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी होगी। वो इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं, उस स्टार्च का एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बना देते हैं। वो स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज किस तरह जुड़ते हैं वो देखा होगा, लेकिन आपने याद नहीं की होगी, लेकिन उसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बार 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 रिपीट होते रहते हैं। ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, सेलुलोज बना देते हैं, ग्लाइकोजन बना देते हैं। सही, ये सारी की सारी चीजें ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे आपने हीमोग्लोबिन वगैरह पढ़ी होगी, सही, जो ब्लड सेल्स में पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है, इसका काम करता है कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन वगैरह की ट्रांसपोर्ट। अब हीमोग्लोबिन के अंदर तकरीबन तकरीबन 10,000 एटम्स होते हैं, 10,000 एटम्स। तो ये इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। अब मेन हम स्टार्ट करेंगे पहले पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। पहली इसकी जो फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। पिक्यूलियर का मतलब आपको पता है, जो अपने आम, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हट के थोड़ी सी चीज हो, अजीब हो गई। पिक्यूलियर का मतलब है ऐसी चीज जो कि अपने आम कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा हट के शो करे, उसको पिक्यूलियर कह रहे होते हैं। पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन की ये खास बात यह है कि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो एक सिलिकॉन, एक कार्बन एटम, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होती है कि वो लंबी लंबी चेनें बना देते हैं कार्बन एटम आपस में जुड़ के, उसको कैटिनेशन कह रहे होते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बन एटम आपस में जुड़ता जाता है और लंबी लंबी चेनें बना देता है, इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। अब यही प्रॉपर्टी है जो कि इसको सबसे ज्यादा पिक्यूलियर बना रही होती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, ऑफ आपस में जुड़ने की सलाहियत, ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म, बनाने के लिए, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स, एंड और मे भी रिंग्स भी बना दे, रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन, इज कॉल्ड कैटिनेशन।
नेचर, ये हमारे पास कैटिनेशन आती है। एग्जाम्पल मैंने दो चीजें यहाँ पे की है, बात की, एक लॉन्ग चेन की, एक रिंग्स की। सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ, पेंटेन का अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का होता है, CH3 CH2 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 और यहाँ पे CH3। चेक कर ले, कार्बन एटम आपस में जुड़ता जा रहा है, बेशक 10 जोड़ लें, 20 जोड़ लें, 30 जोड़ लें, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन एटम के आपस में जुड़ने की, इसको हम कैटिनेशन कह रहे होते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला पेंटेन का। अब रिंग वाली स्ट्रक्चर की एग्जांपल देनी है, ये देखें, ये आपने एग्जांपल पहले पढ़ी हुई है। ये हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन एटम आपस में, ये जो हर कॉर्नर है ये एक एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं, CH, फिर यहाँ पे 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 CH, और हर एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह होता है कुछ। चेक कर ले, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो रही है, यानी कि कार्बन में मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। 3 ये बॉन्ड है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड हर जगह बन रहे हैं। अब ऐसा ये वाली स्ट्रक्चर बना लें, ये वाली स्ट्रक्चर बना लें, बात है। इसके अलावा बहुत सारे रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन आप अभी इसी को याद रखें। और भी बहुत सारे रिंग स्ट्रक्चर, जैसे फेनोल्फथालीन, ये हमारे पास नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर होती है, 2 बेंजीन आपस में जुड़ी होती हैं इस तरह। ये भी आपने 10th क्लास में अच्छे तरीके देखी होगी, ये नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह की। तो ये भी हमारे पास क्या है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, कार्बन एटम आपस में जुड़ते हैं और लंबी लंबी चेनें, ये चेन, ये रिंग स्ट्रक्चर है, या रिंग्स बना देते हैं, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। अब देखिए, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी तो शो कर रहा है, लेकिन कैटिनेशन में ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और मे बी ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। बाज दफा कैटिनेशन में ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन कैटिनेशन, सिंगल, डबल और मे बी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, और मे बी इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो सकता है। यह है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम। इसके बाद सेकंड चीज है हमारे पास, नॉन आयनिक नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नॉन आयनिक नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्या कोवलेंट बॉन्ड नॉन आयनिक नेचर होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेचर होती है वो नॉन आयनिक होती है। अब देखिए, आपने 2 तरह के बॉन्ड पढ़े हुए हैं, बल्कि 3 तरह के पढ़े हुए हैं। एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, उसका तो यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड है। अब हमने कहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान में बॉन्ड होता है वो हमेशा कौन सा होगा, कोवलेंट। क्या वो आयनिक है, नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉन आयनिक वर्ड यूज किया है। नॉन आयनिक की जगह पे अगर आप चाहते हैं तो कोवलेंट नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं। नॉन आयनिक और कोवलेंट नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फर्क नहीं है, सही है। अब यहाँ पे आप यही चीज बतानी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा होता है, इसीलिए ये नॉन आयनिक नेचर होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। यही बात लिखिए आप यहाँ पे, द बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज formed by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे ब्रैकेट में आपने लिख देना, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। सो इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन आयनिक इन नेचर, नॉन आयोनिक इन नेचर। ये नेचर में नॉन आयनिक होते हैं या कोवलेंट बॉन्ड होता है इनमें। इसके बाद थर्ड चीज पे आ जाए, सोलबिलिटी।
हमारे पास आ जाती है सोलोबिलिटी। अब मैंने अभी कहा है कि जी कोवलेंट बॉन्ड जो मैक्सिमम होते हैं उस तकरीबन मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ये ना समझिएगा कि पोलर होते ही नहीं है। मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर होते हैं और वाटर होता है पोलर। क्या ये पानी के अंदर सॉल्युबल होंगे? क्योंकि लाइट जो लाइक एक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि पोलर चीजें में हल होंगी, नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर चीजों में। अब ये वाली चीज हमारे पास नॉन पोलर है, इसलिए किसी नॉन पोलर चीज में हल होगी, पानी में नहीं हल होगी। यही पहली बात लिखनी। नॉन पोलर चीजें कौन कौन सी हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, मसलन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ये वाली चीजें इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सोलबल होता है, लेकिन वाटर के अंदर सोलबल नहीं होता। ये बात आपने यहाँ पे लिखनी है। क्यों सॉल्युबल नहीं होता है इसकी रीजन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? नॉन पोलर या फिर कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं। मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन आयनिक इन नेचर, आर नॉन आयनिक इन नेचर, या फिर नॉन आयनिक नेचर यानी इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है एंड दे आर नॉन पोलर। नॉन पोलर आगे आपने ब्रैकेट डाल के लिख देना, मोस्टली अमूमन ऐसा होता है। हर कोई पोलर, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि पोलर है। एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। नॉन पोलर मोस्टली, सो दे आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सो दे आर नॉट, इसीलिए ये नहीं होते हैं नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते हैं, बट दे आर सोलेबल, लेकिन ये हल हो जाते हैं, दे आर सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट के चंदे के नाम याद रख लीजिएगा। मसलन हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसके अलावा बेंजीन ETC, बेंजीन ETC, ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हल हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट काम बात कर लेते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन के, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह का होगा। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। अभी मैंने कहा है कि जी जहां पे भी कोवलेंट बॉन्ड होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। अब यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। जनरली अमूमन generally the rate of reaction of organic compound के जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्लो, ये बहुत स्लो होता है। क्यों स्लो होता है इसकी रीजन बता दें। बिकॉज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, इनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हेडिंग सिमिलरिटी इन बिहेवियर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर, या फिर इसको हम एक और भी नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज। यहां ब्रैकेट में आप होमोलोगस सीरीज भी लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? सिमिलरिटी इन बिहेवियर कहता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना सबको कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मसलन मैं कहता हूं जी जहां पे भी ये वाली चीज आ जाए उसको हम अल्कोहल कहेंगे, सही है। जहां पे भी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जितने भी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ जाए उसको हम अल्केन कहेंगे। जहां पे डबल बॉन्ड आ जाए उसको अल्कीन, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको अल्काइन, जहां पे ये वाली चीज आ जाए उसको हम एल्डिहाइड कह रहे होते हैं, जहां पे ये वाली चीज आ जाए उसको हम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कह रहे होते हैं। अब देखिए ये सारी की सारी कुछ ना कुछ फैमिलीज हैं, ये इस तरह कोई 17-18 हैं
कहता है आप अगर इन 17-18 की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं तो बाद में अगर आप जो मर्जी अल्कोहल ले लें, जो मर्जी अल्कोहल ले लें, उसके बिहेवियर में सिमिलरिटी होगी। मसलन किस तरह सिमिलरिटी होगी, अगर आप एक अल्कोहल को एक तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी तरीके से दूसरी अल्कोहल भी तैयार कर सकते हैं, ये सिमिलरिटी है। एक जिस तरह केमिकल रिएक्शन एक अल्कोहल शो करेगी, उसी तरह का केमिकल रिएक्शन दूसरी अल्कोहल भी शो करती है। ये होती है सिमिलरिटी इन बिहेवियर, यानी कि एक ही फैमिली के, मतलब अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो जितने भी कंपाउंड हो गए सारे के सारे अल्कोहल की बात करनी है आपने, किसी और चीज की बात नहीं करनी। अगर आप अल्केन की बात कर रहे हैं तो सबके सब अल्केन की बात करनी है, किसी और चीज की बात नहीं करनी। सही है। अब यही चीज हमारे पास है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को चंद एक फैमिलीज में डिवाइड किया गया, जैसे अल्केन, अल्कोहल्स, अल्केन, एल्डिहाइड वगैरह। अब ये जो फैमिलीज हैं, इनके जो आपस में बिहेवियर है बहुत सिमिलर होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनका रेट ऑफ रिएक्शन, इनके केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं जी अल्केन की। अल्केन के पहले 4 मेंबर गैसेस होते हैं, अगले को 10 मेंबर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उससे अगले सॉलिड होंगे। सही, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं लेकिन इनके केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आती है। सही है, इसको हम होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं। होमोलोगस सीरीज का मतलब बताता हूं अभी कि होमोलोगस सीरीज असल में कहते हैं किसको है। चलें पहले ये वाली बात लिखें, all the organic compound, all the organic compound, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं are divided, इसको तकसीम किया गया है into some classes। वो कौन कौन सी है, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास अल्कोहल्स, एल्डिहाइड एंड अल्केन ETC। सही है, यही बात आपने यहाँ पे लिखनी है। अब जितनी भी क्लासेस हैं, हर एक क्लास की अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप एक मेंबर की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, आपको पता है एक मेंबर की प्रॉपर्टी ऐसी है, बाकी मेंबर की प्रॉपर्टीज भी वैसी होंगी। यही है सिमिलरिटी इन बिहेवियर, आपस में ये बिहेवियर में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इफ वी डिस्कस द बिहेवियर ऑफ वन मेंबर, सिर्फ अगर आप एक मेंबर का, वन मेंबर इज डिस्कस्ड इज नॉन, देन फिर हम क्या कर सकते, देन वी कैन प्रिडिक्ट, हम अंदाजा लगा सकते हैं, वी कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर of other elements, sorry elements नहीं आएगा, कंपाउंड आएगा, अदर कंपाउंड्स ऑफ दिस फैमिली, कहता है अगर आप उस फैमिली के एक मेंबर की प्रॉपर्टीज वगैरह जानते हैं तो उसी फैमिली का बाकी मेंबर जो होंगे उसकी प्रॉपर्टीज का अंदाजा आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ये हमारे पास आ गया सिमिलरिटी इन बिहेवियर। अच्छा, होमोलोगस सीरीज का मतलब समझिएगा। मैं सिर्फ अल्केन की एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर दूंगा होमोलोगस सीरीज क्या होती है। मैंने ना ये वाली चीज बनाई CH3, मैंने इसके बाद नेक्स्ट मेंबर बनाया CH3 CH2 CH3, फिर मैंने इसके बाद नेक्स्ट मेंबर बनाया CH3 CH2 CH2 CH3, फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट मेंबर बनाया CH3 CH2 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 और यहाँ पे फिर CH3। अब देखें मैंने जब नेक्स्ट मेंबर बनाता हूँ कौन सी चीज का फर्क आ रहा है। यहाँ पे देखें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक CH2 ऐड किया, यहाँ पे क्या हो गया 2 CH2 ऐड हो गए, यहाँ पे क्या हुआ 3 CH2 ऐड हो गए। मतलब जैसे ही मैं नेक्स्ट मेंबर पे जाता हूँ, नेक्स्ट कंपाउंड पे जाता हूँ सीरीज के, तो मैं सिर्फ और सिर्फ CH2 का इजाफा करता हूँ। हर बार देख लें मैंने यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक और का कर दिया, फिर यहाँ पे एक और का कर दिया, बाकी तो पीछे से आ रहा है। अब यही चीज हमारे पास होमोलोगस सीरीज होती है।
कि आपके पास जो सीरीज बने उसमें सिर्फ उसे CH2 एलिमेंट या CH2 का फर्क आए। यहाँ पे देख लें, इसका और इसका सिर्फ उसे CH2 का फर्क है, इसका और इसका देखेंगे तो फिर भी CH2 का फर्क है, इसका और इसका देखेंगे फिर भी CH2 का ही फर्क है। इस चीज को हम होमोलोगस सीरीज कह रहे होते हैं। और इस सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी खूबियां वगैरह एक होंगी, ये आगे जाके हम इसको मजीद डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है इसकी। अब नेक्स्ट जो चीज है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी जो मैंने एक बात बताई थी कि इंसान के अंदर प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स वगैरह पाए जाते हैं, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं। सही है, आपने फैटी एसिड का सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, ऐसा ही है। आप सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसका आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पढ़ा होगा, वो चार्ट बना, वो बड़ा डिफिकल्ट सा है, जिसको आप सिंपली इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं ये वाली चीज इस तरह। सही है, और इसके इस साइड में अगर देखेंगे, अगर फर्स्ट एक निकाल के इसका जो एक सिर्फ सब यूनिट बताया गया फॉस्फोलिपिड का, कि एक सब यूनिट इस तरह का है। देखा, अगर उस तरह के हजारों आपस में जुड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली बन जाता है। इस तरह बहुत सारे कंपाउंड कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब यही बात आपने यहाँ पे सिर्फ आपने मेन जो है हेडिंग की बात ही नीचे लिखनी होती है, और साथ में एक आधी एग्जांपल दे देनी होती है। एग्जांपल आपको पता है, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी मर्जी एग्जांपल दे दें, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं, सही है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, या मैनी कर लें, मोस्ट ना करें, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये फितरत में बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स मतलब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, इजी द जनरल फार्मूला या फिर द एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ स्टार्च। स्टार्च का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो ये है C6H10O5, और यहाँ पे N, और N यहाँ पे क्या हो सकता है, N बता देना, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हजारों तक ये नंबर जा सकता है, ये वाला नंबर हजारों तक जा सकता है। अगर ऊपर वाला फार्मूला देखे ना, ये आपने फार्मूला थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मैं इस चीज की गारंटी दे देता हूँ। C6H10O5, ये किस चीज का फार्मूला है, किस चीज का है, स्टार्च का तो है, लेकिन बेसिकली ग्लूकोज का है। किस तरह ग्लूकोज का है, आपने पढ़ा है कि जब भी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, एक ग्लूकोज जुड़ता है और साथ जब दूसरा ग्लूकोज जुड़ता है ना, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है, ऐसा ही है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब ये लिंकेज बनती है तो यहां से H2O निकल जाता है, क्या होता है, H2O निकल जाता है। वहां पे चेक कर, एक सिर्फ H2O ही कम है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, H2O निकाले, वहां पे बाकी चीज वही है, C6H2 निकाला है, 10 आ गया, O5 है, एक ऑक्सीजन निकल गया, मतलब ये ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखें, वो कहता है थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, यहाँ पे ये N की वैल्यू 1000 तक जा सकती है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है। और एग्जांपल दे देते हैं, सम अदर एग्जांपल्स, सम अदर examples are glycogen, protein and carbohydrates, ये वाले सारे के सारे मैक्सिमम जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स हैं, मसलन ये इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर होते हैं। मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा इनकी आयोनाइजेशन बहुत कम होती है, मतलब ये आयंस में बड़े कम चेंज होते हैं, बहुत कुछ ऐसे हैं जो कि आयंस में चेंज। इसके अलावा बता रहा हूँ, ये जो तो मैंने लिख रही है, आपकी बुक के अंदर मौजूद है, सही है,
अब आयंस में चेंज होने का मतलब ये, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, कुछ चेंज हो जाते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ NaCl है, जैसे आप इसको पानी के अंदर डाल दीजिए क्या बन जाता है, Na+ और Cl नेगेटिव, ये चीज आयंस में चेंज होना है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी जल्दी आयंस में चेंज नहीं होते। मसलन मैं CH4 करता हूँ, CH4 कभी भी आयंस में चेंज नहीं होगा, कभी भी आयंस में चेंज नहीं होगा। लेकिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल देने लगा हूँ, ये आयंस में चेंज हो जाता है, लेकिन बहुत कम हद तक होता है। ये वाला आयन आयंस में बहुत कम हद तक चेंज होता है। ये वाली एग्जांपल आप पढ़ चुके हैं। एसिटेट आयन जब पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ये तकरीबन 1.3% तक पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक मैंने चीज यहाँ पे सोलबिलिटी लिखी है। सोलबिलिटी मैंने कहा मोस्टली जो होते हैं वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल है। मसलन आपने एग्जांपल पढ़ी है ये वाली, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। अल्कोहल्स, पहली 2-3 अल्कोहल्स ऐसी हैं जो पानी के अंदर हल होती हैं, शराब जिसको कहते हैं। अब इसके अलावा और मैं सबसे जो कॉमन एग्जांपल है शुगर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी पानी के अंदर हल होती है। तो ये बात एक याद रखनी है, केमिस्ट्री के अंदर जहां भी कोई चीज पढ़ेंगे वो हमेशा हमेशा जनरली बताता है कि ये चीज जनरली ऐसी है, अमूमन ऐसी है। अब इसके अलावा कोई दूसरी चांस भी हो सकता है, मे बी उसके ऑपोजिट कोई और पॉसिबिलिटी हो, सही है। हर जगह पे एक्सेप्शन लाजमी है, इसलिए ये मेन चीजें आपने याद कर लेनी है। ये वाली चीज लॉन्ग क्वेश्चन में तो कभी भी नहीं आया। लॉन्ग क्वेश्चन चंद एक इस चैप्टर में है, वो 2 दिन में कल या परसों तक वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ये वाली चीज जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा है। मसलन के आयनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल क्यों नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉन पोलर, सही है। इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों होता है, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जहां पे कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, ये पूछा जा सकता है। और नेचर ऑफ बस कैटिनेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो बता दिए कि ये बहुत ज्यादा अगर कॉन्सेप्ट पूछे बुक के अंदर गया चैप्टर के अंदर फिर ये पूछेगा, वरना ये वाले क्वेश्चन नहीं आते। सिंपल आएगा, राइट डाउन 2 फीचर्स 3 फीचर्स या राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही था आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।